नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रिकी तरीके से पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को हम लोग कैसे सही करें। अगर पढ़ा हुआ प्रश्न आता है तब तो सभी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन बिन पढ़ा जब प्रश्न आता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि यह प्रश्न कठिन है। और ऐसे कठिन प्रश्नों को हम कैसे सही हल करें, यानी जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए पर्यायवाची शब्द से संबंधित जो कि आपने पढ़ा रटा नहीं है, और ऐसा प्रश्न जब आए तो हम लोग को कैसे ट्रिक करना चाहिए कि सही आपका प्रश्न हो जाए और आपको नंबर भी मिल जाए। तो ये टाइम बम सीरीज है और इसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब सिद्ध होगी। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जो स्पेशली सिर्फ आपके लिए हैं, और ये ट्रिक्स आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहां पर मैंने 4 ट्रिक्स बताए जिनके माध्यम से आप अनदेखा अनपढ़ा प्रश्न भी सही कर सकते हैं और पढ़े हुए प्रश्नों में भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो देखिए, और उसके बाद मैंने यहां पे बहुविकल्पी प्रश्न भी लिए हैं जो कि यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। और इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो कोई भी लोकल प्रश्न, लल्लू पंजू प्रश्न नहीं है। जितने प्रश्न सब यूपीएसआई की विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कोई भी उदाहरण फालतू का नहीं है। तो देखिए, पहला ट्रिक है कि दो एक जैसे मिलने वाले शब्दों में से ही एक उत्तर होता है। यानी 2 शब्द है, विकल्प 4 होते हैं, ए बी सी डी। तो जिस विकल्प में एक ही जैसा शब्द होगा, हो सकता है बी में भी जैसा शब्द है वैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता डी में भी है, और बाकी ए में कुछ अलग है, सी में कुछ अलग है, लेकिन बी और डी में जो शब्द लिखे हैं कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो ज्यादा उम्मीद है, यहां पर ज्यादा उम्मीद है, 90% चांस है कि 90% चांस है कि वही आंसर सही होगा जो कि बी और डी में से ही कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। यानी मिलते जुलते शब्दों में से एक आंसर सही हो सकता है, लेकिन यहां पर हम 100% नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिलते जुलते प्रश्नों में से भी आंसर हो, लेकिन यहां पे 90% आपका काम चल जाए, क्योंकि प्रश्न तो वैसे भी आपको नहीं आ रहा है और ऐसे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आएगा तब तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब प्रश्न नहीं आता है तभी ट्रिक की जरूरत पड़ती है। दूसरा ट्रिक यह है कि विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द खूब रटे। परीक्षा से पहले जितना समय उसका सदुपयोग करें, खूब रटे। अब खूब रटने के बाद जब प्रश्न नहीं आएगा, उसके बावजूद भी आपके पढ़े गए से बाहर का आएगा, तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो जानकारी आपके काम आएगी। यानी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी पढ़ा है आपने, विलोम शब्द भी पढ़ा है, तो ये दोनों जानकारियां आपके पर्यायवाची शब्द में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी काम आएंगी। कैसे आएंगी आगे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा। अब तीसरा ट्रिक है अर्थ समझ कर रटें। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार रहे हैं, थोड़ा सा अर्थ समझ कर रटेंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहां टीचर खोजेंगे अर्थ समझने के लिए, कितना गूगल करेंगे। तो अर्थ मत समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ का अर्थ समझ लीजिए। जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो समय नुकसान मत करिए, बल्कि उसको किसी ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पर्यायवाची शब्द को ट्रिकी तरीके से रटाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस ट्रिकी पर्यायवाची शब्द रटाने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ट्रिक से रटिए। अब ट्रिक से रटने से फायदा यह होगा कि आप 3 विकल्प काट पाएंगे। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर सही है तो कम से कम यह पता करिए कि 3 कौन सा आंसर गलत है। जब 3 गलत को काट देंगे तो अपने आप ही जो एक बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब चौथा ट्रिक सबके लिए मैं बताता हूं, जरूर बताता हूं, वह विकल्पीय ओल्ड का मतलब विगत परीक्षाओं में, यूपीएसआई की परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं सबको आप पढ़ जाइए पर्यायवाची शब्द से। यहां तक कि यूपी पुलिस का भी अगर क्वेश्चन मिले तो उसे भी पढ़ जाइए, क्योंकि आयोग एक ही है। तो उन सभी प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिए का मतलब रट डालिए, ताकि उनमें से कोई प्रश्न आए तो बिना समय गंवाए सही हो जाए। तो अब चलिए इन सभी चारों ट्रिकों को हम लोग प्रश्न की, वास्तविक यूपीएसआई के प्रश्न की कसौटी पर कसकर देखते हैं। हड्डा था, थोड़ा सा गड़बड़ कर देता। तो देखिए, पहला प्रश्न में हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करें कि जब 2 एक जैसे विकल्पों में से ही एक उत्तर होने की चांस होती है, तो उस प्रश्न को, इस प्रश्न यूपीएसआई देखिए 19 दिसंबर 2017 को पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो 2 एक जैसे विकल्पों में आंसर होता है। कहने का मतलब ये है, मैं समझा रहा हूं कि हाथी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है
तो देखिए सी में लिखा है दंती अलग है, ए में बी में लिखा है करी अलग है, लेकिन ए में हस्त लिखा है और डी में हस्ती लिखा है। तो हस्ती और हस्त कुछ कुछ मिलता जुलता विकल्प है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो दो मिलते जुलते विकल्प हैं उन्हीं में से एक आंसर होता है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये रहती है कि दो मिलते जुलते शब्द डाल दिए जाए ताकि वो छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, या हम ये आंक पाए कि वो एकदम ठीक से छात्र ने याद किया होगा तभी बता पाए। यानी वो एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है कि थोड़ा मिलते जुलते शब्द डाल दिया जाए ताकि छात्र कंफ्यूज हो जाए और वही छात्र सही टिक करे जो सही से याद किया हो। तो इसी को हम लोगों ने ट्रिक के रूप में विकसित कर दिया कि जो दो मिलते जुलते शब्द हैं उम्मीद है कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर हो, और ऐसा 90% चांस है, 100% नहीं है। फिर से मैं कहता हूं क्योंकि कभी कभी मिलते जुलते शब्दों में भी आंसर हो सकता है। तो अब यहां पर हस्त होगा कि हस्ती, तो आराम से आप जानते हैं हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त मिलाप यानी हाथ, और हस्ती यानी हो गया हाथी का पर्यायवाची। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, यानी यही हस्त नहीं है क्योंकि ये हाथ का पर्यायवाची है, हस्ती हमारा आंसर सही था, यानी आंसर हो गया ए। अब एक प्रश्न से समझ में नहीं आया हो तो एक और प्रश्न उदाहरण के रूप में लेते हैं और इसी ट्रिक से हम लोग इसे देखते हैं कि जब दो एक जैसे शब्द होते हैं तो उन्हीं में से आंसर कैसे होता है। तो वनीता लिखा है, कामिनी लिखा है, रमणी लिखा है, वनीता लिखा है। तो कामिनी तो अलग है, कट गया, रमणी अलग है। वनीता और विनीता ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो ज्यादा उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। लेकिन ये ट्रिक का प्रयोग आप तभी करिए जब आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आपको प्रश्न रटा रटाया है तो आपका आंसर इन दोनों में से भी एक हो सकता है। रटा रटाया है तो, क्योंकि ऐसा संभव है, नहीं रटा रटाया है तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो अब इसमें पूछा कौन नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाँ और ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो इस आधार पर भी झटके में आप आंसर गलत कर ले जाएंगे आने के बावजूद भी। तो वनीता स्त्री का पर्यायवाची होता है, रमणी भी होता है, कामिनी भी होता है, यानी हमारा यहां पे आंसर हो गया विनीता, क्योंकि विनीता स्त्री का या नारी का पर्यायवाची नहीं होता। विनीता का मतलब होता है जिसमें विनय हो, विनम्रता हो। तो हमारा आंसर हो गया डी, यानी कि इन्हीं दो मिलते जुलते शब्दों में से हमारा आंसर एक हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा मैंने जो ट्रिक बताया था कि आप ढेर सारा विलोम शब्द, ढेर सारा श्रुति सम भिन्नार्थक खास तरह से काम आता है पर्यायवाची शब्द में। पर्यायवाची शब्द काम आएगा आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में। कैसे काम आएगा एक उदाहरण से समझते हैं। आपको यहां पे पूछा गया घर का पर्यायवाची है कौन सा है। आपने मान के चलिए कि आपने घर का पर्यायवाची नहीं रटा, भले ही आपने रटा है, आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि घर का पर्यायवाची आपने नहीं रटा है, लेकिन श्रुति संभिन्नार्थक में आपने पढ़ा है या ढेर सारा, मैंने कहा कि पर्यायवाची शब्द खूब रटे, तो घर का तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने सांप का सर्प का पर्यायवाची रटा था। ढेर सारा पढ़ने से यही लाभ होता है कि जो न पढ़ा हुआ प्रश्न है वो भी आप सही कर ले जाते हैं, इस तरह से कि जब मैंने लिखा था जब 3 प्रश्नों को आप विकल्प को काट देंगे तो एक आंसर बचेगा। तो चूंकि आपने ढेर सारा पढ़ा है तो आप जानते हैं कि उरक पर्यायवाची है सर्प का, यानी कि ये घर का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, आपने इस विकल्प को काट दिया। अनल आपने खूब रटा होगा कि अनल का मतलब आग, यानी ये पर्यायवाची है अग्नि का, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो क्योंकि ये घर का पर्यायवाची नहीं है। अब वात भी आपने रटा है, कफ वित्त पित्त वात दोष, वात का मतलब ये भी आपने रटा है कि वायु का पर्यायवाची है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो जब 3 आपने काट दिया नहीं होगा, और आलय हमें पता नहीं है कि घर का पर्यायवाची है कि नहीं, लेकिन जब 3 विकल्प पड़ गए तो आप समझ जाएंगे कि सी ही तब हमारा आंसर होगा। तो आपने ढेर सारा पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, श्रुति संभिन्नार्थक पढ़ा था, इसलिए आप जान पाए कि उरक का सर्प होगा, अनल का अग्नि होगा, वात का वायु होगा। यानी जो बच गया जो आपको नहीं पढ़ा है, यानी कि आलय शब्द जो है वो घर का पर्यायवाची तब होगा ही होगा। नहीं पता है इसके बावजूद भी आपने टिक कर दिया, तो आपका आंसर सही हो गया। एक और प्रश्न पे इसको हम लोग देखते हैं, नाव का समानार्थी। तो आपने ढेर सारे विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द रटा है, तो जानकारी कहीं खाली नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम में आती ही आती है। तो नाव का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा समानार्थी विकल्पों में से नहीं है, तो नौका तो है ही, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पूछ रहा है कि नाव का पर्यायवाची नहीं है। डोंगी, डोंगी आपको पता ही है कि है नाव का पर्यायवाची। अब तरी है कि तरुड़ी है, ये कैसे पता चला? तो एक बार जब आप पढ़ रहे थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, तो वहां आपने ध्यान दिया होगा, लिखा होगा तरुड़ी। श्रुति संभिन्नार्थक में एक होगा तरुड़ी, एक होगा
तरड़ी और एक होगा तरड़ी। देखिए क्या अंतर है, इसमें ऊ का मात्रा लगा है तरुड़ी, इसमें तरड़ी ड़ी में छोटी का मात्रा है, इसमें तरड़ी बड़ी का मात्रा है। तो सुरती सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब सुनने में एक जैसा लगे लेकिन सब में अंतर हो, तो तरुड़ी का मतलब युवती होगा, तरुड़ी का मतलब युवती। और छोटी ई का मात्रा रट लीजिए, सुरती सम भिन्नार्थक में भी काम आएगा। छोटी ई का मात्रा रहे तो छोटा सा सूर्य, सूर्य चूंकि रटने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, सूर्य देखने में तो छोटा ही सा ना दिखता है दूर से, भले ही वो बड़ा सा है लेकिन छोटा सा दिखता है, तो रट लीजिए छोटी का मात्रा रहेगा तो सूर्य, और तरड़ी बड़ी का मात्रा रहेगा तो बड़ा सा नाव। अब देखिए यहां से बैठ कर हम लोग देखेंगे तो नाव बड़ा दिख रहा है कि सूर्य दिख रहा है, भले ही सूर्य बड़ा है लेकिन हमें दिख रहा है सूर्य छोटा, तो छोटी का मात्रा होता है सूर्य में। बड़ी का मात्रा है तो बड़ी सी नाव, नाव क्या दिखेगी बड़ी, सूर्य दिखेगा छोटा, तो छोटी का मात्रा सूर्य में, बड़ी का मात्रा। यहां पर मैंने सुरती सम भिन्नार्थक बता दिया, लेकिन कुल मिलाकर हमें यह पता चल गया, जब हमने सुरती सम भिन्नार्थक पढ़ा था उस समय हमें याद था कि तरुड़ी का मतलब युवती होता है। तो वो जानकारी मेरे कहने का मतलब है इस पर्यायवाची शब्द में कैसे काम में आ गई, यानी हमें पता चल गया कि ये तरुड़ी का मतलब युवती होता है, यानी कि नाव का पर्यायवाची नहीं हो सकता, यानी यही हमारा आंसर सही है। यानी सुरती सम भिन्नार्थक की जानकारी भी इसी तरह से ज्यादा पढ़ने पर काम आ जाती है, यानी ज्यादा पढ़ने वाला छात्र इसीलिए सफल हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी, हाँ ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ऐसे गलत हो जाएगा। वायु, तो मैंने बताया था दूसरा तीसरा ट्रिक की अर्थ समझ कर रटिए या तो ट्रिक से रटिए। तो हमने समीर को रटा था कि समीर हवा का झोंका है, समीर नाम का लड़का जो है वो हवा का झोंका है, और अनिल नाम का लड़का जो है वो इतना पतला दुबला है कि हल्की सी आंधी भी आती है तो वो क्या होता है, उड़ जाता है। समीर तो हवा का झोंका है और अनिल नाम का लड़का इतना पतला दुबला है कि हल्की सी आंधी से भी उड़ जाता है, यानी दोनों ही हवा का पर्यायवाची है। ट्रिक की वीडियो में मैंने बताया था ये ट्रिक, तो ट्रिक से रटे हैं इसलिए हमें याद है कि ये हवा का पर्यायवाची है। उसी तरह से मारुति नंदन बोला जाता है हनुमान जी को, महावीर जी को, क्योंकि वो वायु के पुत्र थे, तो मारुति नंदन यानी वायु के पुत्र। तो इसको भी मैंने ट्रिक से याद किया था कि ये वायु के पुत्र यानी मारुति मतलब हवा, मारुति नंदन यानी हवा के पुत्र यानी वायु पुत्र हनुमान। तो इस तरीके से हमें याद रह गया और हम समझ पाए कि यानी समर जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है। यानी यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अर्थ समझ कर रटेंगे या ट्रिक से रटेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर है बी। अगला प्रश्न है बादल का समानार्थी कौन सा होगा। तो फिर मैं बता रहा हूं अर्थ समझ के रटिए या ट्रिक से रटिए, आप कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक इसमें क्या है आप सब लोग जानते होंगे, मुझे पता है कि जिस शब्द के लास्ट में द आ जाए वो होता है बादल का पर्यायवाची। अब इसमें द खुद लगा हुआ था, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, द आ गया यानी बादल के पर्यायवाची में द छुपा रहता है। कमल के पर्यायवाची में क्या छुपा रहता है, ज्यादातर 100% नहीं कहा सकता है, कमल के पर्यायवाची में लास्ट में ज छुपा रहता है। और जल के पर्यायवाची में तो जल का पर्यायवाची तो होता ही है, और समुद्र के पर्यायवाची में क्या छुपा रहता है, तो धी छुपा रहता है। और क्यों, जैसे जल कहा जाए तो जल का पर्यायवाची है, जल में ज लगा दिया तो जलज कमल का, जल में द लगा दिया तो जलद बादल का, जल में धी लगा दिया तो जलधि समुद्र का। ये कॉमन क्यों है, जल ही के पर्यायवाची में कुछ जल के पर्यायवाची में धी जोड़ने से समुद्र, लास्ट में ज जोड़ने से कमल, लास्ट में द जोड़ने से बादल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन है क्या, कोई चीज कॉमन है, वो है पानी। क्योंकि जल में भी पानी होता है, समुद्र में भी पानी होता है, कमल भी पानी में ही खिलता है, बादल में भी पानी होता है। तो हमने जब ट्रिक से याद किया तो हमें भूला नहीं। ये यहां पे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप ट्रिक से याद करेंगे तभी लंबे समय तक याद रहेगा और वही परीक्षा में काम आएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज होंगे और ज्यादा उम्मीद है कि गलत पे ही टिक करेंगे। तो यानी हमें यहां पे पता चल गया ट्रिक से क्या, क्योंकि बादल का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा है, तो इसमें जो आया है तो कमल का, जो आया है तो कमल का, जो आया तो कमल का, और दो आया है यानी कि ये बादल का सही है। तो ये भी 90-95% ही है। ऐसा भी कुछ है जिसमें द भी आता है, वो कमल का होता है, जैसे अरविंद में द आता है लेकिन वो बादल नहीं है, कमल का ही पर्यायवाची है। तो थोड़े से अपवाद जरूर हैं लेकिन ट्रिक फिर भी आपकी मदद करते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए इस तरफ ज्यादा अपवाद वाली बातें आपको नहीं बता रहा हूं।
अब हम लोग चौथा ट्रिक मैंने बताया था, बहुविकल्पी ओल्ड प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस करिए। तो अब हम लोग वो करने जा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में इसका फायदा उठा पाए। और काफी ढेर सारे यहां पर मैंने प्रश्न लिए हैं, यूपीएससी में जितने प्रश्न पर्यायवाची शब्द के पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया। तो एक पहले पार्ट में ट्रिक भी हो गया और कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे, और दूसरे जो पार्ट होगा उसमें केवल प्रश्न ही प्रश्न होंगे, ट्रिक नहीं होगा। ट्रिक का मतलब जो मैंने शुरू में अभी बताया है, अब तक बताया, ये सब कुछ नहीं होगा। इसके बाद वाली बातें भाग 2 में होंगी, उसमें कुछ प्रश्न होंगे। तो अब देखते हैं कुछ प्रश्न यहां पर। कह रहा है कि निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी कौन सा है? तो कौन सा जोड़ा है समानार्थी का गलत? तो बादल, और यहां पर लिखा पहले ही में गलत हो गया। नीर का मतलब ये नीर बहाना, आंसू बहाना या पानी। रेल नीर आपने सुना होगा, रेलवे वाला पानी। तो ये जल का पर्यायवाची है और ये बादल तो दिख ही रहा है, यानी यही जोड़ा पहले ही गलत हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो गया ये। थोड़ा सा हमें तेज भी चलना होगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, हमें यह भी ख्याल करना पड़ता है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है और ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है तो हमने रटा है अच्छे तरीके से, कि फिर से देख लीजिए, नहीं रटा है तो अभी रट लीजिए। इंदु का मतलब चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का मतलब चांद का पर्यायवाची है। इंदु चंद्रबिंदु, चंद्र मतलब चांद का पर्यायवाची है। आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए वही प्रश्न अब उल्टा करके पूछ दिया। कई पर्यायवाची चंद्रमा का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। विधु है, शशि है, चांद तो है ही है, सूत नहीं है, पहले ही पता चला। सूत मतलब धागा होता है, बड़ाऊ का मात्रा रहे सूत, तो यानी कि धागा है, यानी यही चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, सौमित्र 100 मित्रों के बराबर है। सोच लीजिए, रटा रहा हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको रटा रहा हूं। 100 मित्रों के बराबर है लक्ष्मण। आंसर हो गया ये। राम के लिए 100 मित्रों के बराबर है लक्ष्मण। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है? नहीं पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया करिए, नहीं है। तो वागीश्वरी, संधि विच्छेद करेंगे तो वाक शब्द आएगा। वाक मतलब आवाज, आवाज से संबंधित है सरस्वती, यानी ये है। शारदा, मां शारदे कहा ही जाता है, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। वाणी तो सरस्वती निवास करती हैं, है। सुधी नहीं होगा, क्योंकि सुधी ब्राह्मण का, विद्वान का परिचायक है, पंडित का परिचायक है। हमारा आंसर हो गया सी ही है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। कोकिल का समानार्थी नहीं है। पिक, कोयल पिक 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 बोलती है, यानी ये है। कोयल तो कोयल लिख ही दिया है, ये क्यों? श्यामा, चूंकि कोयल काली होती है इसलिए उसे श्यामा कहा जाता है, यानी यहां पर हमारा मधुकरी होगा। मधुकर होता है भौरा का पर्यायवाची। दिए गए विकल्प में कौन सा सुधा का समानार्थी है? सुधा मतलब होता है अमृत, तो यहां पे डायरेक्ट हमें अमृत दिख गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है प्रेम सुधा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सी। ट्रिक से याद करेंगे, भूलेगा नहीं। विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? तो अब ये प्रश्न अगर आपको पढ़ा नहीं होगा, रटा नहीं होगा तो गलत होगा, क्योंकि हर परीक्षा में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्द का एक शब्द, इन सब में से अधिकांश में तो आसान मीडियम ही प्रश्न रहता है, लेकिन इनमें से किसी एक टॉपिक पे कोई प्रश्न कठिन होता है। तो उस प्रश्न को कठिन को देखिए, मत समझिए कि हर पूरा हिंदी ही कठिन आएगा। हर परीक्षा में कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, तो कोई प्रश्न कठिन हो सकता है। तो अगर याद किए होंगे तो कोई बात ठीक है, अगर नहीं भी याद किए होंगे तो याद कर लीजिएगा। अंतराय, विघ्न का मतलब अंतराय, अंतराय रटेंगे आप लोग। अवगाहन, ये भी नया शब्द है, अवगाहन। आवाहन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आवाहन नहीं लिखा है, इसलिए स्वागत करना को टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। अवगाहन, इसको भी रट लीजिएगा। अवगाहन का मतलब होता है छानबीन करना, निरीक्षण करना। आंसर हो गया डी। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थोड़ा सा मेहनत करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में हट ही जाता हूं। क्षण प्रभा, ऊपर हो गया था। क्षण प्रभा, क्षण में आए, रोशनी करे, चले जाए, तो आराम से अर्थ से समझ सकते हैं। क्षण प्रभा तो बिजली है क्षण में। दिए गए काया, काया, सुंदर काया, गंदी काया, अच्छी काया, बुरी काया। काया मतलब शरीर,
यानी यहां पर हमारा लेकिन आंसर होगा गात। काया का मतलब शरीर है, तन है, तन हमारा, शरीर हमारा, गात। लेकिन यहां पर रटने वाली बात है, आप इसे रटिएगा, बिना रटे आप नहीं बता पाएंगे। मुकुल आसान सा है। मुकुल का पर्यायवाची है कली, कली को कहते हैं मुकुल। रटते रहे, जिसको याद नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं रटे हैं तो अब रट लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है, नहीं बताना है। तो दांत, दंत, रदन सही लग रहा है। झंडा, ध्वजा, पताका सही लग रहा है। लग रहा है, जब तक डी तक नहीं पहुंचिए तब तक लग रहा है। डी तक पहुंचने के बाद ही सुस्ताइए और पता करिए कि 100% कौन सा सही है। कमल, अंबु गड़बड़ हो गया। कमल तो ठीक है, लेकिन अंबु मतलब पानी का पर्यायवाची है, यानी कि जल का पर्यायवाची है। इसमें जब ज जोड़ देंगे अंबुज, तब जाके कमल का होता है, इसलिए यहां पे ही हमें गड़बड़ी मिल गई। ब्रेक लगा देते हैं, सी आंसर कर देते हैं। नवनीत, नवनीत का मतलब नया नहीं होता है, केवल ताजा नहीं होता है, बल्कि नवनीत का मतलब होता है ताजा मक्खन। इसको भी रट लेंगे आप लोग। नवनीत का मतलब नया नहीं, ताजा मक्खन। योगदान शब्द का समानार्थी है। योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। हाँ ना पर ध्यान दिए, हाथ बटाना होता है, सहयोग होता ही है, हित होता है। योग दीक्षा क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है, यानी यही आंसर होगा। जो नहीं समझ में आ रहा वही आंसर होगा। आविर्भाव यानी कोई नया चीज की उत्पत्ति हो रही है, तो अब क्या होगा? अवतरण। अवतरण में भी होता है, भगवान का अवतरण हुआ यानी आविर्भाव हुआ। आंसर हो गया बी। इसमें जल का समानार्थी नहीं है। आजकल परीक्षाओं में नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि दिमाग को कई बार उल्टा पुल्टा किया जा सके। तो नीर तो है ही, अंबु है ही, क्योंकि ज लगाने से कमल होगा, द लगाने से बादल होगा। इसमें भी ज लगाएंगे तो कमल, नीरद कह देंगे तो बादल, धी कह देंगे तो समुद्र। इसमें भी ज लगाएंगे तो कमल, द लगाएंगे तो बादल, धी लगाएंगे तो अंबुदी हो जाएगा। तो ये भी यानी जल के ही प्राची में द ज धी लगाने से समुद्र जल कमल का बन रहा है। तो पानी ये नल नहीं होगा, नल से पानी आता है, नल थोड़ी होता है। आंसर हो गया डी। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? रटना पड़ेगा। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा विकल्प डी, क्रोध। कोप वो मेरा कोप भजन बन गया, कहा जाता वह लक्ष्मण का कोप भजन बन गया, या सुपनका लक्ष्मण की कोप भजन बन गई। कोप भजन मतलब गुस्से के कारण, यानी गुस्से की भूख बन गई, भोजन बन गई, यानी आंसर हो गया डी कुल मिला के। तो यूपीएसआई के अन्य बचे हुए सभी प्रश्न जो हैं वो भाग 2 में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग भी आराम से देखें। लेकिन ये सब आप काम जरूर कर लीजिएगा। आप लोग ये करने में थोड़ा सा कंजूसी करें, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिए। धन्यवाद है आप लोगों के लिए इतना वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम पार्ट 2 भी आपके लिए ला सके। धन्यवाद दोस्तों।